ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है या फिर न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है, आखिरकार इन दोनों में से कौन सा सही है। जिन्होंने नहीं देखा है कि पुरानी एनसीईआरटी कुछ ऐसी दिखी थी जो हम लोग पहले पढ़ा करते थे, और अब की एनसीईआरटी ऐसी रंग बिरंगी पहेली और बूझों के साथ आती है। पहले के जमाने में बिपिन चंद्रा, आर एस शर्मा, ये लोग बड़े बड़े ऑथर्स होते थे और ये बच्चों के लिए एनसीईआरटीज लिखा करते थे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ये बोला गया कि भैया बच्चों को इतनी गंभीर बातों को पढ़ने में बहुत तकलीफ हो रही है, इनको थोड़ा आराम से पढ़ाओ यार। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि यूपीएससी किसी भी टाइम पूछ सकता है और आपको हवा नहीं लगेगा कि एक्चुअल में ये सारी चीजें कहां से आई हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक ऐसे सेशन में जो कि आप लोग के दिमाग का सबसे ज्यादा बत्ती गुल करता है। और आप सबको पता है कि हमारे पास हमेशा एक कंफ्यूजन बनी रहती है कि सर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है या फिर न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है, आखिरकार इन दोनों में से कौन सा सही है हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। इस सेशन के लास्ट तक में मैं आपको कुछ ऐसी एनसीईआरटीज का भी नाम बताऊंगा जो कि शायद आपने ना कभी सुना होगा, ना कभी उसके बारे में किसी ने आपको बताया होगा। तो इसीलिए बने रहिए इस सेशन में और हम लोग आज इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर अडॉप्ट करके अपना माइंडसेट क्लियर कर लेते हैं भाई साहब कि कौन सी किताब पढ़नी है, किस सब्जेक्ट की कहां से उठानी है। बात डन है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले एक बेसिक डिफरेंस की बात करते हैं कि यार ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी है क्या चीज आखिरकार। जिसको नहीं पता है उसको बता देता हूं कि जैसे पहले हम लोग के टाइम पर तो यार ऐसा कोई कंफ्यूजन होता नहीं था और बेसिक हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते ये जरूर बोलते थे कि बड़ी बोरिंग किताब है यार, मजा नहीं आता है, सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट भरा पड़ा है, ना कोई रंग बिरंगा पिक्चर है, ना कुछ एक्टिविटीज है, बस ऐसे ही दे दिया गया है। तो इन सभी चीजों को एनसीईआरटी ने अच्छी तरीके से समझा और आजकल के जो लर्निंग करिकुलम है या फिर जो आपका एक्सपीरियंस है पढ़ाई को लेके कि आपके पास एक रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए, उन सबको धीरे धीरे करके इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। 2017 के बाद एनसीईआरटी थोड़ा स्ट्रांगली इस पे इनिशिएटिव्स लेता है और साथ ही साथ अभी भी मैं आपको बता दूं 2024 में भी एनसीईआरटी ने इनिशिएटिव लिया हुआ है। शायद जो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है वो 2026 तक में आएगा। तो अभी फिलहाल के लिए आज के कंडीशन में क्या है उसको ध्यान में रखते हुए हम एक बार बात करते हैं। सबसे पहले कुछ डिफरेंशिएशंस की बात करते हैं और सबसे पहले यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कि देखो, जिन्होंने नहीं देखा है कि पुरानी एनसीईआरटी कुछ ऐसी दिखी थी जो हम लोग पहले पढ़ा करते थे और अब की एनसीईआरटी ऐसी रंग बिरंगी पहेली और बूझों के साथ आती है। अब ये क्या है समझते हैं इस चीज को। बेसिक मैंने देखा है कि ऐसे 6 मोटे मोटे डिफरेंसेस हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले राइटिंग स्टाइल को देख लेते हैं। राइटिंग स्टाइल में जब आप लोग आओगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि ये ना बहुत ही ज्यादा इस वे में लिखा है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का भरमार है। मतलब कि अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो शायद ओल्ड एनसीईआरटी में आपको ज्यादा फैक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन हम सबको पता है कि यार फैक्ट्स याद करने का ना एक लिमिट है। उस लिमिट के बियॉन्ड अगर हम जाना चाहते हैं तब तो ठीक है भाई, ये पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पता है कि यार हमारे पास लिमिटेड टाइम है और इस लिमिटेड टाइम में हम सारे फैक्ट्स नहीं याद कर सकते हैं। तो हो सकता है कि नए चीजों को हम याद ज्यादा अच्छे से कर ले या फिर कम चीजों को जो भी रिक्वायर्ड है उनको जल्दी से याद कर ले। नई एनसीईआरटी यहीं पर इसको एक कदम आगे या फिर एक कदम पीछे छोड़ देती है इस वाले को। यहां पर ना इंफॉर्मेशन थोड़ी कम है और ये इंफॉर्मेशन राइटिंग स्टाइल में इस वे में है कि आपको चैप्टर का पूरा सार पहले मिल जाएगा। मतलब एक तरीके से ये किताब आपसे बात करती है और ये किताब आपको पढ़ना पड़ता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस अगर मुझे एक लाइन में इसको समराइज करना हो। दूसरा जो बेसिक डिफरेंस है वो है कंटेंट से रिलेटेड। कंटेंट अगर आप देखोगे तो ओल्ड वाली एनसीईआरटी में ना, जैसा मैंने बताया कि बहुत सारा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और यहां पर कॉन्सेप्ट पर फोकस किया गया है, तो वहीं पर यहां का जो कंटेंट है वो काफी लेंथी है। यहां पर आपके चैप्टर छोटे छोटे दिखेंगे, फॉन्ट साइज बढ़ गया है, तो फॉन्ट साइज बढ़ने से, इतने सारे डायग्राम्स वगैरह लाने से ये एक्चुअल में रीडिंग पर्सपेक्टिव से ना काफी इजी हो गया है। और इनफैक्ट हम लोग आगे भी इस चीज को समझेंगे अपने सिलेबस वाले पोर्शन में जब हम लोग बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी। तीसरा जो यहां पर मेन वे आप अभी से खुद भी पहचान सकते हो वो प्रेजेंटेशन का है। प्रेजेंटेशन बोले तो वही चीज यार कि ये बहुत ही बोरिंग लगती है पढ़ने में, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में होती है, पुराने जमाने की किताब सच में देखने में लगती है। और ये वाली बिल्कुल नई नवेली बहुत सारे कलरफुल पिक्चर्स, डायग्राम्स, मैप्स, फ्लो चार्ट्स, एक्टिविटीज और क्वेश्चंस के साथ में आता है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव किताब बन जाती है, हमें पढ़ने में मजा आता है। नेक्स्ट हमारा आता है एरर्स को लेके।
तो ऐसा कई बार बोला गया था कि देखो यार ओल्ड एनसीईआरटी में कई सारे एरर्स देखने को मिले थे, जिसको कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने धीरे धीरे करके उनको एलिमिनेट किया है। और अब जो भी नई एनसीईआरटीज आ रही हैं, अगर उसमें एरर्स की बात करें तो रिलेटिवली, कंपेरेटिवली कम एरर्स देखने को मिलेंगी। इसके बाद हमारा एक जो है वो ऑथर को लेके, देखो ये एक अच्छाई है हमारे पुराने एनसीईआरटीज में। पहले के जमाने में बिपिन चंद्रा, आर एस शर्मा, ये लोग बड़े बड़े ऑथर्स होते थे और ये बच्चों के लिए एनसीईआरटीज लिखा करते थे। और इनकी एनसीईआरटी पढ़ के हम लोग को इसीलिए इतना इनडेप्थ इंफॉर्मेशन होता था, बहुत खतरनाक नॉलेज प्राप्त होती थी। अब यहां पर अगर जब हम लोग आ रहे हैं तो यहां पर तो हो सकता है टीम मिलके काम करती है और इसको बेसिकली एक्टिविटी ड्रिवन बनाया जाता है, जिसका मतलब यह है कि अब ओल्ड एनसीईआरटी जैसे पुराने बड़े ऑथर्स इसको नहीं लिखते हैं, लेकिन डेफिनेटली इसको कुछ तो एक्सपीरियंस लोग ही लिखते हैं। अब ऑथर्स को हम लोग इतना, हम यूं बोल सकते हैं कि मार्केटाइज नहीं करते हैं या फिर उनको इतना सुप्रीम प्लेस नहीं देते हैं। फिर इसके बाद हमारा आखिरी पॉइंट आता है सिलेबस को लेकर। देखो सिलेबस जो है वो आपका अप्रोक्सीमेटली आप बात कर सकते हो, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ये बोला गया कि भैया बच्चों को इतनी गंभीर बातों को पढ़ने में बहुत तकलीफ हो रही है, इनको थोड़ा आराम से पढ़ाओ यार, इतना तेजी से क्यों पढ़ा रहे हो, इतना ज्यादा क्यों पढ़ा रहे हो, कम पढ़ाओ। तो आप कंपेरेटिवली देखोगे जो नई वाली एनसीईआरटीज है उनका सिलेबस छोटा है, कई सारे चैप्टर्स को ओमिट कर दिया गया है। ओमिट इन द सेंस कि सीधे डिलीट ही कर दिया गया है। और इनफैक्ट जब से कोविड 19 आया है, कोविड 19 के बाद 2021 के बाद भी काफी सारे बदलाव देखने को मिले हैं। तो अब यहां पर अभी भी वो सुप्रीम क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा हुआ है कि सर अभी तक तो आपने बताया नहीं कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े या न्यू एनसीईआरटी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद सर ने जिस हिसाब से सारा का सारा फेवर न्यू एनसीईआरटी को दिया है, सर ज्यादातर न्यू एनसीईआरटी की तरफ ही फेवर करने वाले हैं, जो कि आप लोग थोड़े हद तक सही भी हो। देखो न्यू एनसीईआरटीज क्योंकि गवर्नमेंट रिफॉर्म लेके आ रही है, तो गवर्नमेंट भी अब यूपीएससी के एग्जाम्स में कभी भी पुरानी एनसीईआरटी उठा के क्वेश्चन नहीं बनाएगी। तो जायज सी बात है कि हमारे लिए नई एनसीईआरटी जो है उसमें डाउट ही नहीं है कि हमें पढ़ने से इन दोनों में क्या चूज करना चाहिए। चूज तो यही करना चाहिए यार, हर मामले में बेस्ट है। जब भी एडवांसमेंट होती है तो देखो पुरानी चीजों में कुछ ना कुछ फायदे मिलते हैं, और ये फायदा हम लोग को हिस्ट्री की किताब में मिल सकता है। तो जितनी भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बुक आ रही है ना, उसके लिए आप क्लास 11th की पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब आपके पास भरपूर टाइम हो तब। क्योंकि भरपूर टाइम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर ना इतना सारा आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगा कि आप सच में याद करने में थोड़ी मुश्किल देखोगे। लेकिन यहां पर आपको बहुत सारी चीजें स्टोरी फॉर्मेट में बताई जाएगी। स्टोरी मतलब कि जो आपका डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे। तो हाँ, अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए ना तो फिर ओल्ड एनसीईआरटी, लेकिन अगर आपको मोटा मोटा ठीक ठाक सा नॉलेज चाहिए तो नई वाली एनसीईआरटी आप प्रेफर कर सकते हो इसके लिए भी। इनफैक्ट बहुत सारे लोग इकोनॉमी को भी ऐसा ही देखते हैं कि इकोनॉमी भी जो पुरानी वाली एनसीईआरटी थी उसमें कुछ चीजें काफी सही दी हुई थी नए वाली एनसीईआरटी के कंपैरिजन में। बट स्टिल मैं अभी भी इसी चीज को बोल रहा हूं कि पुरानी एनसीईआरटी के इकोनॉमी जो थी और जो नई एनसीईआरटी की इकोनॉमी है वो आज के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। ऐसा बोला जाता है कि जब जब सरकार बदलती है वैसे वैसे हमारी पढ़ाई भी बदल जाती है, और शायद इसी चीज को हम लोग आगे आने वाले टाइम पर भी देखेंगे। लेकिन इन सभी को दरकिनार करते हुए हम लोग अपने यूपीएससी पर्सपेक्टिव से अगर डिस्कशन करें तो मैं आपको कुछ ऐसी बुक्स दिखाना चाहता हूं जो कि आप खुद भी देख के दंग रह जाओगे, और आपका ये डाउट भी मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। देखो बच्चों, ये अपने पास एनसीईआरटी की वेबसाइट है, ठीक है, जहां से हम लोग सारे के सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं 1 to 12। अब 1 2 3 4 5 की किताबें तो पढ़नी नहीं होती, क्लास 6 से स्टार्ट अगर हम लोग करें तो मैं आपके सामने ही दिखाता हूं अभी आपको क्लास 6 में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं। हिंदी इंग्लिश हमें पढ़ना नहीं है, मैथ्स पढ़ना नहीं है, सोशल साइंस पढ़ना होता है, इसके अलावा साइंस पढ़ना होता है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो क्लास 6 से सिर्फ यही 2 किताबें हैं जो कि हमारे काम की हैं। कौन कौन सी? एक सोशल साइंस और एक साइंस। सोशल साइंस इज मोर अबाउट ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स, इन सब चीजों को। हिस्ट्री का भी कुछ पोर्शन आ सकता है इसमें, लेकिन इसका कुछ खास इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं, है ना। आप जब आगे की सीनियर वाली किताबों को पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको उसमें और इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आपका बेस थोड़ा भी ठीक ठाक है तो आप इस क्लास को इनफैक्ट ओमिट भी कर सकते हो। क्लास 7 की बात करते हैं, क्लास 7 में भी आपको सेम यही कंडीशन देखने को मिलेगा, यही 2 किताब आएगा, साइंस और सोशल साइंस। फिर क्लास 8 में जब हम बात करेंगे तो आपके यहां पर साइंस और सोशल साइंस यही 2 किताबें। 6 7 8 एक चंक बनाता है ना। एक चंक के बाद अब हम लोग सोचते हैं अब हम लोग हाई स्कूल में जा रहे हैं, हाई स्कूल में तो कुछ चीजें बढ़ जाएंगी, तो सब्जेक्ट यहाँ पर इंक्रीज होते हैं, सब्जेक्ट इंक्रीज होते हैं। और जब हम लोग 9th पर आते हैं तो 9th पर अगर हम लोग टोटल किताबों को देखें तो यहाँ पर सोशल साइंस
साइंस, और इसके साथ साथ आप बोल सकते हो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, बट अगेन दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पर एक आईसीटी के नाम से, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के नाम से किताब आ जाती है। इसको अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये आपके साइंस के पोर्शन का एक सिलेबस है। ठीक है, देखते हैं इसको एक बार। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये 9th का है। इसके कुछ एक इनिशिएटिव चैप्टर, इनिशियल चैप्टर्स जो हैं, हम उनको एक बार देखते हैं आपके साथ ही। ये है इंट्रोडक्शन टू आईसीटी। बहुत ही सिंपल भाषा में अगर आपको एक बार ऊपर ऊपर से आईसीटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहां पर एक बार देख सकते हो, है ना। इस किताब को थोड़ा सा आप देख सकते हो। ये वही किताबें हैं, चंद किताबें जिनके बारे में मैं जिक्र करना चाहता था कि कभी भी आपको इनकी इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है। मैं एक बार इसका ना आपको सिलेबस दिखाने की कोशिश करता हूं, जो इसका टोटल सिलेबस है। जस्ट अ सेकेंड, ये स्क्रॉल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अगर आईसीटी की बात करनी है तो यहां पर आप देख सकते हो कि बाकी चैप्टर्स तो हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली हमारा एप्लीकेशन आना चाहिए हमें, और इंट्रोडक्शन आना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन हमारा इंट्रोडक्शन टू आईसीटी पे मिल जाएगा। और बीच में आप यहां पर देख लो गेटिंग कनेक्टेड विद इंटरनेट, तो इंटरनेट से रिलेटेड कुछ चीजें यहां पर दी हुई हैं। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन द साइबर वर्ल्ड, डेफिनेटली ये भी हमारे एनसीईआरटी या फिर हमारे यूपीएससी सिलेबस का एक पार्ट है। इंटरनल सिक्योरिटी में भी आता है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आता है। तो ये कुछ 2 ही 3 चैप्टर्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं इस किताब से, और आपका आईसीटी अच्छे खासे पोर्शन में कंप्लीट हो सकता है। और चूंकि ये किताबें नई लिखी गई हैं इसीलिए थोड़ी डिफरेंट भी हैं और आपको नई इंफॉर्मेशन के साथ मिलेगी। अगेन बढ़ते हैं हम लोग अपने क्लास 10th की तरफ। और क्लास 10th में अगर हम लोग सब्जेक्ट को देखें तो यहां पर भी बेसिकली साइंस और सोशल साइंस ही मिलता है। अब हम लोग सीधे बढ़ते हैं अपने क्लास 11th पे, जहां पर हम लोग को काफी सारी चीजों को देखने को मिलेगा। क्लास 10th में ही देखा था हमने, यस। यहां पर अब हम लोग क्लास 11th की बात करते हैं और क्लास 11th में देखते हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। यहां से हमारा थोड़ा सा चेंज होने की संभावना बनती है। अब यहां पर देखो, आपकी ज्योग्राफी अलग, हिस्ट्री अलग, इसके अलावा आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो अभी एक साइंस की किताब में आता था वो अलग से यहां पर मिलने लगा। तो यहां पर अगर आप बात करोगे तो बायोलॉजी, बायोलॉजी भी सारी नहीं पढ़नी है। जो किताबें पढ़नी है वो एक बार मैं काम करता हूं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको अपडेट मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। साइंस के पर्सपेक्टिव में तो जितनी भी किताबें, कितने चैप्टर कहां से पढ़ने वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। उसके लिए आप टेलीग्राम पर जाके शिवम सर पीडब्ल्यू नाम से सर्च कर लेना, वहां पर आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद यहां पर आप ज्योग्राफी, फिजिक्स, जिसका जो ऑप्शनल है, जैसे कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, पीएसआईआर ऑप्शनल है। इनफैक्ट अगर आपका ऑप्शनल, यहां पर एक और ऑप्शनल दिखाता हूं आपको, कहां चला गया, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑप्शनल। तो ऐसे कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी यहां पर मिल जाते हैं आपको। एट द सेम टाइम यहां पर एक बहुत ही शानदार किताब आती है और वो है आपका बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के कुछ चैप्टर्स भी इसी तरीके से आपको काफी ज्यादा एनरिच करेंगे आपके बायोटेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में। बट हाँ, इतना ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना नहीं है हमें, क्योंकि क्लास 12th में अगेन बायोटेक्नोलॉजी करके एक किताब है। तो इसको आप ऊपर ऊपर से अगर कुछ एप्लीकेशन पोर्शन है तो ढूंढ के जरूर से पढ़ लेना। मैं आपको दिखाता हूं इसका, अगर कंटेंट में दिखाऊं तो इसका कंटेंट आप यहां से देख सकते हो। ये आपको दिखेगा, देखो, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेटली हम लोग पढ़ते हैं। सेलुलर ऑर्गेनेलाज, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। बायोमोलिक्यूल्स हम पढ़ते हैं। हम लोग एंजाइम्स और बायो इनर्जेटिक्स थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ते हैं इसमें से। सेलुलर प्रोसेस ये इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इसको भी इतना नहीं पढ़ते हैं। बेसिक प्रोसेस और जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तो जेनेटिक डिसऑर्डर में कुछ चीजें पढ़ते हैं। तो इस तरीके से अब जितने भी देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। अब यहां पर अगर आपको कुछ चीजें पढ़नी, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, यहां पर डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है, ये छोटी छोटी चीजें आपको खोज खोज के यहां पर पढ़नी पड़ेगी और फिर आपको समझ में आएगा। सिमिलरली अगर मैं आपको एक और किताब क्लास 12 से दिखाऊंगा तो आप लोग भी थोड़ा सा शॉक्ड रहोगे कि आखिरकार ये किताब अभी तक किसी ने बताई क्यों नहीं। यहां पर देखो, अकाउंटेंसी, संस्कृत, हिंदी, ये सब नहीं चाहिए अपने को। फाइन आर्ट, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में आते हैं, इसमें भी नहीं है। अच्छा,
क्रिएटिव राइटिंग, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस, बायोटेक्नोलॉजी, संगीत। अच्छा वो क्लास 12th में, डोंट वरी, क्लास 12th नहीं, क्लास 11th में। क्लास 11th में मैं आता हूं नॉलेज ट्रेडिशंस प्रैक्टिसेस इन इंडिया। यहां पर जरा इस किताब को आप लोग देखना। ये किताब बेसिकली आर्ट एंड कल्चर की बहुत ही शानदार किताब है। आपके मेंस पर्सपेक्टिव से ये किताब बहुत ही शानदार हो सकती है। नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया। इसमें जैनिज्म, बुद्धिज्म के ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं जो कि यूजुअली हम लोग नहीं पढ़ते। और अगर मैं अभी आपको दिखाता हूं, इसका इंडेक्स दिखाता हूं, आप लोग भी कहोगे कि सर ये वाली किताब तो अपने को किसी ने बताई नहीं, बट क्या पढ़नी है तो यार पढ़ लोगे तो काफी अच्छा फील होगा। यहां पर बेसिकली ये देखना, नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया में लैंग्वेज और लिटरेचर की बात की गई है, इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम्स की बात की गई है, परफॉर्मिंग आर्ट ट्रेडिशंस की बात की गई है, इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात की गई है, एस्ट्रोनॉमी की बात की गई है, मैथमेटिक्स, आयुर्वेदा, केमिस्ट्री एंड मेटलर्जी। तो इसमें हो सकता है कि शायद केमिस्ट्री मेटलर्जी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट ना हो, योगा इतना इंपॉर्टेंट ना हो, आयुर्वेदा इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन आयुर्वेदा, योगा, इन सबको आप डेफिनेटली अपने ऐसे में यूज करते हो। तो यहां पर बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स मेंशन्ड हैं। मैथमेटिक्स से रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन आया था ऐसे में, तो आप उससे भी रिलेट करके यहां पर देख सकते हो कि मैथमेटिक्स इन इंडिया में क्या रोल प्ले किया। एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया एंड मैथमेटिक्स इन इंडिया, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम मिलेंगे आपको यहां पर। इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यहां पर मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं, आपको शायद फिर थोड़ा सा और बिलीफ होगा। चैप्टर नंबर 2 देखते हैं एक बार। चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा, वो है इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम। इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम हम लोग पढ़ते ही हैं, है ना, फिलोसफीज पढ़ते हैं अलग अलग। यहां पर आप देख लो, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अनुपलब्धि और अर्थपत्ति। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि यूपीएससी किसी भी टाइम पूछ सकता है और आपको हवा नहीं लगेगा कि एक्चुअल में ये सारी चीजें कहां से आई हैं। तो बेसिकली हमारे एनसीईआरटी से ही है ना। तो इस किताब को भी पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। और सारे फिलोसफीज, चारवाक की फिलोसफी, जैन बुद्धिज्म की फिलोसफी बहुत अच्छे से इसमें डिफाइंड है। तो आपके मेंस पर्सपेक्टिव से ये किताब मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आप लोग डेफिनेटली यहां से कंप्लीट बुक डाउनलोड करके इसको जरूर से पढ़ लेना। तो ये कुछ किताबें मैंने आपके लिए मेंशन की है। और सिमिलरली अगर मैं आपको क्लास 12th में बताऊंगा ना, तो क्लास 12th में भी मोटा मोटा अलग से सिर्फ और सिर्फ एक बायोटेक्नोलॉजी वाली किताब मुझे मिली थी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लगी मुझे। कहां गया ये, यस, एक यहां पर आप देख सकते हो बायोटेक्नोलॉजी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस वगैरह का इतना कुछ है नहीं, सीधे प्रोग्रामिंग की बात है, उसमें उतना नहीं पढ़ सकते हो आप। तो मोटा मोटा देखो, यहां से यही सारी चीजों को मुझे बताना था कि कुछ किताबें हैं जो कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है, कुछ किताबें हैं जो कि नई एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से डिफाइन करके हमें दिया है, बट हमें ही नहीं पता है कि उनको पढ़ना है। तो इसीलिए इन सभी चीजों को, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड मैंने बताया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट किताबों को मैंने जिक्र किया जो कि अलग से एनसीईआरटी में पढ़ना है। और अगर आपको वैसे देखो पुरानी एनसीईआरटी में थोड़ा भी इंटरेस्ट है कि नहीं मेरे को ज्यादा फैक्ट्स रटना है, तो वो ज्यादातर करके स्टेट पीसीएस का एक एजेंडा बनता है। और हालांकि अब तो मैंने कई बार देखा है कि कई सारे स्टेट पीसीएस भी हैं जो कि शायद अब ज्यादातर करके वो भी कॉन्सेप्टिव क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, या फिर हम लोग बोल सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि नई एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट, पुरानी एनसीईआरटी पर जाने की उतनी जरूरत नहीं है। और जब सरकार दिन पर दिन नए नए एनसीईआरटी की बुक लेकर आ रही है, तो आपको जायज सी बात है कि इसी पर स्टिक करना है। तो आई होप कि अब आपके मन में ये कंफ्यूजन कभी नहीं बनेगा। आपके पास अब सॉलिड रीजन है कि मुझे नई एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए और इसे ही क्यों पढ़ना चाहिए और पुराना एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। सारे क्वेश्चन अब आपके बहुत ही क्लियर तरीके से मैंने डिफाइन कर दिए हैं। इस वीडियो का यही उद्देश्य था। थैंक यू वेरी मच for listening it very patiently, friends. Have a nice day. Thank you.